हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्रैश कोर्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें गैस स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। गैस स्टेट में आपको शुरुआत में लॉज मालूम होने चाहिए। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, हैमिल्टन्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ जिसे कहते हैं। जिससे आइडियल गैस इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी, पीवी बराबर एनआरटी। आर की आपको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए। लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821, बार में 0.083, जूल में 8.314, कैलोरी में 2। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। स्टेट जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। रिलेशनशिप बिटवीन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसमें आइडियल गैस और रियल गैस को रिलेट किया गया है। आइडियल गैस के बारे में बताया गया है कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस के बारे में समझाया गया है कि उसमें कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्सेस नहीं होते। मैं सिर्फ उसी पॉइंट की बात करूंगा जो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस के बारे में बताया गया है कि उसमें कोई रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते। आइडियल गैस के बारे में ये बताया गया है कि उसकी को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होते। कोई ग्रेविटेशन फोर्स उसमें काम नहीं करता, ये भी बताया गया। Molecule of the volume of gas is negligible as compared to the total volume of the gas. Total volume of the gas के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ये भी बताया गया। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें आपको उसके बाद तीन तरीके की वेलोसिटीज पढ़ाई गई होंगी बेटे, VRMS, VMP और V एवरेज। मैं उसके लिए एक ग्राफ आपके पास लाया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। आपके पास ये ग्राफ है बेटे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जिसको UMP से डिनोट किया जा रहा है। ये जो है ये UMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड AV से डिनोट किया जाएगा और रूट मीन स्क्वायर स्पीड URMS से डिनोट किया जाएगा, RMS, ठीक है ना। तो एक तो आपके पास हो गई, U लिखो ये V लिखो, एक ही बात है। एक तो आप होगी URMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ बेटा, इसमें तीन टर्म है ना, तीन टर्म है, फॉर्मूला हो जाएगा √3RT बाई एम। तीन टर्म है इसलिए हमने 3 लिखा। अच्छा, U मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सबसे ज्यादा जो स्पीड, जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो स्पीड पजेस कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो MP दो ही टर्म है, तो अंडर रूट आ जाएगा बेटा 2RT बाई एम, ठीक है। और एवरेज स्पीड में पाई होता है √8RT बाई पाई एम। ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। URMS, UMP, U एवरेज। बेटा कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, तो बेटा बोलो राम का नाम, राम बोलते हो, RAM, बस डायरेक्ट राम का नाम बोलते हो या नहीं बोलते, राम राम बोल लो। R का मतलब URMS, A का मतलब U एवरेज और M का मतलब UMP। तो ये हो गई RMS, फिर ये हो गई बेटा एवरेज और ये हो गई बेटा मोस्ट। तो राम नाम से आप याद कर लीजिए इस चीज को कि कौन बड़ा है कौन छोटा, समझ बात आ गई। अब मैंने अगर ये तीन फॉर्मूले आपको याद करवा दिए तो आप इनका रेशो भी याद कर सकते हैं। इस ग्राफ से भी आपको दिखाई दे रहा है, पहली वाली स्पीड जो है ये वाली स्पीड, ये क्या है बताइए, UMP। अच्छा, बीच वाली स्पीड, ये वाली स्पीड क्या, ऊपर देख के बताइए क्या लिखिए, एवरेज, तो U एवरेज। ये वाली स्पीड कौन सी है बेटे, ऊपर देख के बताइए कहां से आ रही है, मीन स्क्वायर। तो ये वाली स्पीड क्या है, URMS। अब ध्यान देना, ये वाली लाइन स्पीड की लाइन, एक्स एक्सिस आपकी, ये वाली लाइन स्पीड की लाइन। तो इस पर आगे बढ़ रहे हैं तो स्पीड बढ़ रही है, तो ध्यान से देखो URMS बड़ी है, फिर U एवरेज और UMP क्या है सबसे बड़ी। इसके लिए याद करने का मैंने आसान तरीका आपको बता दिया, RA। ये आप लोगों को स्पीड से याद रखनी पड़ेगी आप लोग। उसके बाद
आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बेटा मालूम होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/nRT, इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो आइडियल गैस होगी, और अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 से कम होगी तो वो रियल गैस होगी। तो ऐसी हाइड्रोजन और हीलियम दो ही ऐसी गैसेस हैं जिनके लिए जेड की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ये याद कर लो, ये पूछा जाएगा आपसे। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही ऐसी गैसेस हैं जिनके लिए जेड की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। बाकी सबके लिए जो है पहले जो है डाउनवर्ड जाती है, मतलब डिक्रीज होती है, लेस देन 1 होती है, और फिर आगे बढ़ती है। ये आपको ध्यान रखना। इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ देखो प्लॉट किया है। इधर जरा ध्यान से देखिए, जेड जेड का ग्राफ मैंने प्लॉट किया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये जेड का ग्राफ मैंने आपको प्लॉट किया है बेटे। मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूँ, अगर किसी को कोई बेटा वॉइस आ रही हो, प्रवीण सैनी कुछ अपना बेटे, और कोई ऐसा बच्चा है जिसे वॉइस नहीं आ रही है? अगर आप लोगों को वॉइस आ रही है तो आप मुझे यस टाइप करके बताएं, और अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो एन टाइप करो। आ रही है? सभी को आ रही है बेटे? प्रवीण अपना थोड़ा सा, मोक्षा सभी को आ रही है? सभी आप थोड़ा सा अपना वो देखो, नेट कनेक्शन देखो बेटा ध्यान से। मैंने जेड जेड इज इक्वल टू PV/nRT जो है और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा है। यहाँ हाइड्रोजन को जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसी के लिए हमेशा जेड की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बाकी के लिए, पहले सब के लिए, नाइट्रोजन के लिए भी थोड़ी सी निगेटिव होगी, फिर पॉजिटिव में जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। बाकी सबके लिए निगेटिव और फिर पॉजिटिव होगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो के लिए मैंने बताया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में मैंने बताया, अगर प्रेशर की वैल्यू हाई होगी तो रियल गैस की वॉल्यूम क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहां से बेटा एक लाइन आप डाल लीजिए परपेंडिकुलर वॉल्यूम पर। ये वॉल्यूम किसकी हो गई? आपने रियल से डाली है, तो ये वॉल्यूम V रियल हो। और इसी प्रेशर पर यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ नीचे ड्रॉ की, तो ये वॉल्यूम क्या होगी बेटा? V आइडियल की। तो अगर प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर पर, तो हाई प्रेशर पर क्या होगा? V जो रियल की होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू V आइडियल। और यहीं से Z की वैल्यू हमारे का एक और फॉर्मूला निकलता है, Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल, और Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। प्रवीण सैनी एक बार अपना बेटा जो है मतलब माइक्रोफोन सेट करो दोबारा, क्योंकि आपके अलावा बाकी सबको आ रही है। नेक्स्ट, मोस्ट स्पीड मैंने बता दी। ये बेटा कुछ कर्व्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ध्यान से देखिए। पहले बॉयल्स लॉ के कर्व आप देखेंगे। बॉयल्स लॉ कर्व P और V के बीच में कर्व है, P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V। समझ बात आ गई नहीं आ गई? ये कर्व आते हैं T1 T2 T3, तीन अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने ले लिया है, और यहाँ T3 बड़ा है, T2 छोटा है, और T1 और छोटा। अगर मैं P और 1/V के बीच में कर्व लूं तो वो स्ट्रेट लाइन आएंगे। T1 T2 T3 के बीच में मैंने खींचा है, यहाँ पे T3 बड़ा है, फिर T2 फिर T1, ठीक है। इसी तरीके से PV और P के बीच में ये कर्व है, इस कर्व को मैंने खींच लिया है यहाँ से। PV और V के बीच में जो कर्व होगा वो पैरेलल टू द एक्सिस आएगा। log P और log V के बीच में ये वाला कर्व आएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो कर्व खींचा है बेटे, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कर्व खींचा है, ये कर्व मैंने किसके लिए खींचा है? चार्ल्स लॉ के। ये वाला जो कर्व है ये चार्ल्स लॉ के लिए। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड से खींचेंगे तो ये लाइन ओरिजिन को टच नहीं करेगी, और अगर आप केल्विन से खींचोगे तो ये लाइन ओरिजिन को टच करेगी। ये दोनों कर्व में डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखिए। तो अगर आपने यहाँ टेम्परेचर केल्विन में रखा है, केल्विन में ले रखा हो, तो ये लाइन यहाँ ओरिजिन से निकली, लेकिन यहाँ हमने डिग्री सेंटीग्रेड में ले रखा है तो ये लाइन ओरिजिन से नहीं निकलेगी। मतलब गैस की वॉल्यूम जीरो होगी तकरीबन -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसी को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता। यहाँ पर कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती।
तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमको जो है ओरिजिन नहीं मिल रहा, तो हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो वॉल्यूम जीरो कब आई, जब टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V1/T1 बराबर V2/T2 चार्ल्स लॉ है। इसके लिए मैंने ग्राफ खींचा, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, और ये सारे के सारे ग्राफ आइसोबार कहलाएंगे। P और T के बीच में ग्राफ खींचा, P1 बड़ा है, P2 छोटा है, P3 और छोटा। लॉग V और लॉग T के बीच में ग्राफ खींचा, नेगेटिव स्लोप आ रहा है हमारे पास। ये है एमंटन्स लॉ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P1/T1 बराबर P2/T2, और इनके लिए हमने ग्राफ खींचा, तो ये क्या आ जाएगा बेटे, डायरेक्टली टेम्परेचर देखो यहाँ से ओरिजिन से शुरू हुए, ध्यान देना ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब टेम्परेचर हमने किस में ले रखा है, केल्विन में ले रखा है। अगर टेम्परेचर केल्विन में न लिया होता हमने, तो हमारा ग्राफ कहां से शुरू होता बेटे, हमारा ग्राफ ओरिजिन को टच नहीं करता, इस बात को ध्यान, ठीक है ना। उसके बाद आपकी वंडर वाली क्वेश्चन है लास्ट में, जो कि रियल गैस के लिए P + A n² - V - Nb = nRT, ये जो है प्रेशर और वॉल्यूम के करेक्शंस हैं, ये आपको। तो अगर आपने इतना तैयार कर रखा है और इतना पढ़ रखा है बेटे, तो ही आप जो है इसके न्यूमेरिकल्स लगाने में इजी महसूस करें। चलिए, वैसे कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, इट इज ए वेरी सिंपल टॉपिक। तो जरा बात करते हैं। पहले तो ये जो लॉज हैं, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एमंटन्स लॉ, और जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, समझ बात आ रही नहीं आ रही, डिफ्यूजन का लॉ है, ये सब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये सारे के सारे जिसमें R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और रेट ऑफ डिफ्यूजन V/T के डायरेक्टली R = V/T, V/T का मतलब होता है वॉल्यूम और T का मतलब टाइम। तो इतना आप लोग जो है तैयार करके रखिए, तब कहीं जाके आप जो है इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब मैं क्वेश्चंस पर आ रहा हूं बेटे, मैंने आपको बता दिया आपको उसमें क्या क्या तैयार करना। चलिए, मैं एक एक करके क्वेश्चंस पर आ रहा हूं, आप मेरे साथ क्वेश्चन देखो। मैंने यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की के बीच के डिफरेंस भी आपको दे रखे हैं, ये जरा एक बार देख लीजिएगा। आगे ये क्वेश्चन जनरल अट्रैक्शन फोर्सेस से है, और ये करीबन पिछले 5 साल में 3 बार आ चुके इस तरीके के क्वेश्चंस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी में ये जनरल अट्रैक्शन फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्सेस, वन डबल फोर्सेस की जो टाइप्स है, ये सारे के सारे आप एक बार अच्छे से पढ़ें। लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहां कहां प्रेजेंट है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब समझो, एक तो डाइपोल है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का डाइपोल प्रेजेंट है, और एक मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर। जब ये डाइपोल, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये क्या है, नॉन पोलर, ये ध्यान रखिए, और ये क्या है, पोलर। जब ये पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल क्रिएट कर देगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये तो परमानेंट डाइप, मतलब इसमें तो परमानेंट म्यू था, परमानेंट म्यू, परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं, तो इसमें क्रिएट करें। क्या पहला हो सकता है HCl और He एटम? हाँ, हो सकता है। HCl में एक बहुत अच्छा डाइपोल मोमेंट है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, परमानेंट डाइपोल, और हाईली पोलर है HCl, इसीलिए पानी में डालने पर कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद भी आयनाइज कर जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और हीलियम जो है एटम, वो नॉन पोलर है, इन दोनों में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, SiF4 बेटा म्यू 0 है इसका, CH4 की तरीके से, तो इसमें डाइपोल है ही नहीं, हीलियम एटम है ही नहीं।
वाटर हाँ डाइपोल है, एल्कोहल एल्कोहल खुद ही डाइपोल है, तो इसमें तो डाइपोल डाइपोल काम करेगा, इसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल थोड़ी काम करेगा, इसमें काम कर डाइपोल। Cl2 और CCl4 दोनों नॉन पोलर हैं, तो इसमें भी ऐसा कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। सभी बच्चों ने आंसर जो दिए हैं वो सही दिए हैं, मेरे हिसाब से मैं समझा पाया हूँ आपको। नेक्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस इन ए सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम नाइट्रोजन। ध्यान दो बेटा, 7 ग्राम क्या है नाइट्रोजन है, 8 ग्राम क्या है आर्गन। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इन द गैसेस इन द सिलेंडर इज, टोटल प्रेशर P टोटल दिया गया है 27 बार, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स हो गए नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 7/28, 1/4 हो गया 0.25, और आर्गन के मोल्स हो गए 8/40, 8/40 हो गया बेटा 1/5, 1/5 हो गया 0.2, तो ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया 0.25 बटा टोटल, टोटल कर लो 0.20, टोटल आ गया 0.45, आ गया 0.45, और ये कितना है 27, ये करीबन कैलकुलेट करो, ये 15 बार के आसपास आ जाएगा। सभी बच्चों का आंसर सही है, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। ये करीबन 15 बार के आसपास की। क्वेश्चन नंबर 3, the volume occupied by 1.8 gram of water vapor at 374 degree centigrade and 1 bar pressure will be। जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, हाँ मुक्षा आपका भी सही था बेटे, उनके तो आपका भी सही है, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें आपको कुछ भी न दिया गया हो कि आइडियल गैस है नॉन आइडियल है क्या नहीं, आप आइडियल मान के चलोगे, आप वाटर वेपर को आइडियल गैस मान लो, डायरेक्टली कैलकुलेट करो, PV बराबर nRT, निकालना है V, n की वैल्यू कितनी है 1.8 और 18 0.1, R की वैल्यू 0.083 इंटू 374 और 273, 4 3 7 7 4 हासिल को 1 3 और 3 6 647, बेटा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, डायरेक्ट आ जाएगा 5.37 लीटर। प्रवीण सैनी, कोमल शर्मा, आंसर सही है, बिल्कुल सही, ठीक। अगर कुछ नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट आइडियल गैस मान के सकते और कुछ नहीं कर। 50 ml ऑफ ईच गैस A एंड गैस B, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम ऑफ A 50 ml, वॉल्यूम ऑफ B 50 ml, दोनों की वॉल्यूम जो है वो क्या है, आपको कांस्टेंट दी गई है, ये दोनों की वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी बेटे, कांस्टेंट। चलिए अब ये क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है takes 150 and 200 seconds respectively for effusion, ठीक है, टाइम ऑफ A ऑफ इफ्यूजन 150 है, टाइम ऑफ B ऑफ इफ्यूजन 200 सेकंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि थ्रू ए पिन होल, ठीक है, इफ्यूजन तो पिन होल से ही होता है, डिफ्यूजन ओपन हो सकता है, इफ्यूजन मतलब पिन होल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B इज 36, थोड़ा सा मैं इसको हटा लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, आपको दिखाई देगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B का मॉलिक्यूलर मास MB दिया गया है 36, तो बेटा R1/R2 होता है V1/T1/V2/T2 इज इक्वल टू √M2/1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा T2/T1 बराबर √M2/M1। T2/T1 कितना है 200/150 इज इक्वल टू √M2 कितना है 36/M, कितना आ जाएगा ये बेटे 20/15 इंटू 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√M, ठीक है। ये तकरीबन आप कैलकुलेट कर लो बेटे, ये 4.5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 20 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर इसका C आ जाएगा। 4.5 का स्क्वायर आ रहा है ना बेटा, √M है ना, M का स्क्वायर करेंगे
रूट एम का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ अभिव्यक्ति सही है, प्रवीण सही नहीं, आपका भी सही है, केतन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस। अगर आप आइडियल गैस का केस लेते हो तो इसमें से कौन सी बात सही नहीं। मैंने अभी अभी आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बताया था, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो है आपस में एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स काम नहीं। एक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में निकलेगी। और आइडियल गैस में सबसे बड़ी बात है कि बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब को फॉलो करो। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये बात तो सही, किसी आइडियल गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करो? अगर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप ही नहीं हो रहा तो आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहला ऑप्शन सही, लेकिन वो कह रहा है नॉट ट्रू। कौन सा गलत है? देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, नॉट ट्रू कह रहा है, मतलब गलत कौन सा? नॉट इंटरेक्शन, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई इंटरेक्शन नहीं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव विद द सेम स्पीड, नो, कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा है, आपस में लगातार एक दूसरे से टकरा रहे हैं और स्पीड चेंज कर रहे हैं। तो विच इज नॉट ट्रू? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू। At a given temperature, PV is proportional to the amount of gas. Yes, amount of PV is equal to nRT होता है भाई, amount of gas के directly proportional है, ध्यान रखिएगा। Which of the following mixture of gases does not obey Dalton's law of partial pressure? Dalton's law of partial pressure कौन सी गैस ओबे करेगी? वो गैसेस का मिक्सचर ओबे करेगा जो मिक्सचर उन कंडीशंस पर रिएक्टिव नहीं। ये ध्यान रखिएगा। नहीं फलक केतन, ये आप लोगों का आंसर गलत है। डज नॉट ओबे कह रहा है, ध्यान दीजिए, डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इतनी प्रेजेंट है, कभी रिएक्ट करती है क्या? आप किसी कंटेनर में एयर भर दो तो उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगी क्या? होगी। क्या कभी रिएक्ट करेगी? नहीं करेगी। तो क्या उसमें काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम करेगा। यस मोक्षा, आपका आंसर सही। प्रवीण गलत। N2 और O2 में तो खूब काम करेगा। CO2 और हीलियम बिल्कुल काम करेगा। कहां रिएक्ट कर रही है हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड से? कोई रिएक्ट नहीं कर। O2 और CO2 अरे खूब सारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं रिएक्शन होती है क्या? कोई रिएक्शन नहीं होती। तो नॉर्मली कोई रिएक्शन नहीं होती, तो कंटेनर में अगर हम O2 और CO2 को भी भर देंगे तो उसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काम। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वहीं पर काम करता है जहां पर दो गैसेस उस कंडीशन में रिएक्ट न कर। बच्चे गलत याद कर लेते हैं, इसलिए आप लोगों में से कई सारे ने शुरुआत में गलत आंसर दिया मुझे। बच्चे गलत याद कर लेते हैं कि नोबल गैसेस के लिए काम करता है। नहीं, नोबल गैसेस के लिए नहीं, जो गैसेस उन कंडीशंस में रिएक्टिव ना हो उनके लिए काम करता है। समझ में आता है कि नहीं अभी? तो जरा ध्यान से देखिए, Cl2 और SO2 नॉर्मल सनलाइट की प्रेजेंस में SOCl2 दे देता है। इसका मतलब Cl2 और SO2 आपस में रिएक्टिव है। क्या रिएक्टिव के लिए काम करेगा? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। समझ बात आ रही नहीं आ रही? ये रिएक्ट कर जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर में, सनलाइट की प्रेजेंस में, धूप में रिएक्ट कर जाएगा भाई, तो उसके लिए काम नहीं करेगा जो रिएक्ट उस कंडीशंस पर करता। 7. The temperature of the gas is raised from 27 degrees centigrade to 927 degrees centigrade. The root mean square speed of the gas. क्या बच्चों आप लोगों को रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला याद हो गया? VRMS बराबर RMS, तीन वर्ड है, तीन लेटर है, तो 3RT बाई। समझ में आता कि नहीं आती? ठीक है ना? और ये भी अगर किसी को भूल जाता हो तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं, दो भाई बहन है, एक बहन का नाम है आरती, वो गई मनोज को राखी बांधने। याद करना, आरती
बटा m, याद करो। आरती गई मनोज को राखी बांध, तो आरती बटा, अब उसमें बेटा मैंने ट्रिक बना रखी आरएमएस के लिए, ये मैंने आपको क्लास में बताई थी 3RT/m। लेकिन यहाँ तो आरटी से हमको टी से लेना देना है, आर और एम से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो हो जाएगा v1/v2 बराबर अंडर रूट t1/t2। t1 है 300 और t2 हो गया 1200, 1200 ही तो हो गया भाई, 273 जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1/, तो इसको 2v1 बराबर गेट्स डबल। चलिए, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट एसटीपी क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं केतन, अच्छा ऊपर वाले का आंसर दिया था क्या आपको? हाँ ऊपर वाले का सही, नीचे वाले में देखो। अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या होगा, m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर m के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो HBr का m सबसे ज्यादा और हाइड्रोजन का सबसे कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के लिए VRMS सबसे ज्यादा होगी और HBr के लिए सबसे कम। समझ में आता नहीं आ रही? मास के VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, तो डायरेक्ट m कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है A2, वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे नहीं मालूम कि क्या है। एक मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 4। अच्छा, मतलब ए और ए के बीच में जो टूटने की एनर्जी है वो है 4.0 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब हो गया 0.4 इंटू 10⁻, माइनस कर लिया मैंने, -19 एक्सेस एनर्जी आ गई, इतनी एनर्जी ज्यादा। अच्छा ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम, जो एक्सेस एनर्जी आ गई वही काइनेटिक एनर्जी देखो, तो यही जो एक्सेस एनर्जी है, एक्सेस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इतनी होगी नहीं, क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम, पर एटम का मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए A2 के लिए हो गई 4 इंटू 10⁻⁻20 जूल, तो पर एटम ए के लिए हो गई 2 इंटू 10⁻⁻20, आधी हो जाएगी ना? अरे बोलो भाई, तो व्हाट इज द आंसर? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। If a gas expands at constant temperature, it indicates that, बेटे एक फॉर्मूला याद करो, के ई इज इक्वल टू 3/2 RT, के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा। A closed flask contain water in all its 3 states, solid, liquid and gas। ठीक है, गैस मतलब वेपर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, अब यहां के ही नहीं पूछा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी, अरे उसमें ज्यादा होगी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को घूमने की ज्यादा जगह होगी, तो सॉलिड में घूमने की ज्यादा जगह होती है, वेपर में या लिक्विड में? वेपर में। तो क्या होगा, द ग्रेटेस्ट इन वेपर स्टेट, देख लेना और कोई तो नहीं दिया गया, ग्रेटेस्ट लिक्विड सॉलिड नहीं, ग्रेटेस्ट इन वेपर स्टेट, क्योंकि वेपर स्टेट में घूमने की ज्यादा जगह मिल जाएगी। अगला, a gas at 300 Kelvin and 15 bar has a molar volume,
has a molar volume 20% smaller than that of the ideal gas। तो मैं कहता हूं अगर V आइडियल की वैल्यू V है तो V रियल की वैल्यू 20% स्मॉलर इस, तो V माइनस 0.2V 20% ये तो हो जाएगा, इतना कम है, तो इतना कम है तो 0.8 भी है अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड बराबर वी रियल अपॉन वी आइडियल। तो वी रियल अपॉन वी आइडियल, वी रियल क्या है 0.8, वी आइडियल क्या है सॉरी वी आइडियल है वी, वी से वी कट गया दैट इज 0.8, मतलब जेड इज लेस देन 1। ध्यान रखिएगा जेड 1 से कम है, 1 से कम है इसका मतलब क्या हो गया अट्रैक्शन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जरा जेड 1 से कम है रिपल्सन नहीं अट्रैक्शन हो रहा है 1 से कम है, ज्यादा कम, एंड अट्रैक्शन फोर्सेस आर डोमिनेंट। शुरुआत में 2 बच्चों ने आंसर बी दिया था, वो गलत है, बात बाकी सबका आंसर। केतन आपने अभी भी ए दे रखा है, रिपल्सन कैसे डोमिनेट हो जाएगा, अट्रैक्शन डोमिनेट होगा, जेड की वैल्यू 1 से कम आ रही है, निगेटिव डेविएशन है आइडियल सिचुएशन से, और जेड की वैल्यू 1 से कम आती है तो क्या होता है अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर जाते हैं, जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो क्या होता है रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेट कर जाते हैं। याद कीजिए बच्चे। 13, a gas such as carbon monoxide would be most likely to obey the ideal gas law। ध्यान रखिए कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो कर सकती है, आइडियल गैस बिहेवियर कब, when the temperature is high and pressure is low। लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो केटीजी फॉलो करेगा ना, एक गैस के एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में निग्लिजिबल हो जाएगी। बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगी तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्यों दूर दूर हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो हमारे पास हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, द ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला गिवन वान डेर वाल कांस्टेंट ए। बेटे वान डेर वाल कांस्टेंट ए क्या है, ए है अट्रैक्शन फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस, और बी क्या है, बी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड। ए प्रेशर करेक्शन में काम करता है और बी वॉल्यूम करेक्शन में काम करता है। अच्छा नहीं बेटे अन्नू आपने बहुत जल्दी आंसर दिया, वो गलत दिया। अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर 4.17, 0.224, 1.36 और 3.59। Which of the following gases most easily liquefied? कौन लिक्विफाई जल्दी होगी? अरे जिसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे वो जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी। अट्रैक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करता है, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, अमोनिया के लिए। ध्यान से देखिए ए की वैल्यू अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज, ध्यान रखिएगा व्हाट इज द ए is the magnitude of attraction force। An ideal gas obeying kinetic theory of gases, जो आइडियल गैस पूरी तरीके से केटीजी को ओबे कर रही है या पूरी तरीके से काइनेटिक थ्योरी को ओबे कर रही है, कैन नॉट बी लिक्विफाइड, वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। इसका आंसर अपने आप लोग बता सकते हो क्यों नहीं लिक्विफाई हो सकती, कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। वेरी गुड मोक्षा, व्यक्ति, कोमल, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है मेरे देने से पहले, यही होना चाहिए
फोर्स एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, आइडियल गैस है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर हाइड्रोजन गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, मैंने अभी अभी बताया था हाइड्रोजन हीलियम इनके मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये निगेटिव में आता ही नहीं है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। और इसको हम लोगों ने अभी पीछे एक ग्राफ में भी देखा था, अगर आपको याद हो तो, ये वाला इस ग्राफ में भी मैंने आपको दिखाया। बेटे मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और ये ग्राफ दिए हैं, अब आप लोग घर पर बैठ के जितने भी क्वेश्चंस हो सके उतने कीजिए। कल हम लोग आपसे फिर मिलेंगे एक अपने नए टॉपिक के साथ, ठीक है? तो ये ग्राफ जितने भी हैं, जो भी मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, ये सारे के सारे ग्राफ आप जरूर तैयार करें। समझ में आता है? वैसे तो हमारे में दो ही तरीके ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और दूसरा तो कोई ग्राफ है ही। हाँ केतन, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। यूट्यूब चैनल मेरा है